जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, यानी कि कक्षा 11 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल आपका चल रहा है। तो गाइस देखिए, चौथा चैप्टर यानी कि फोर्थ चैप्टर आपका जलवायु, भारतीय जलवायु यानी कि क्लाइमेट, ग्रीष्मकालीन सॉरी इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रीष्म ऋतु तापमान, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो टेम्परेचर होता है हमारा कैसा होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए तापमान यानी कि टेम्परेचर, जिसको हम क्या कहते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं गाइज। यानी कि टेम्परेचर हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि जो हमारा साइक्लिक चक्र है प्रकृति का, नेचर का, वो गड़बड़ा रहा है। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ गाइज आप सभी से मेरा निवेदन है, ठीक है गाइज, आप जो है अत्याधुनिक चीज़ों का मैं बार बार कहता हूँ कम से कम इस्तेमाल करिए। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी या एसी गाड़ियाँ या घरों में एसी लगवाना, इनसे हमारा जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, जो हमारा ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचा रहा है, और पृथ्वी का जो टेम्परेचर यानी कि तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ठीक है गाइज, मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आगे चलते हैं। मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है गाइज, अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है गाइज, यानी कि दिन का जो तापमान है मार्च महीने में 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है गाइज, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मई में ताप की है पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, यानी कि जो ताप है टेम्परेचर है वो और बढ़ जाता है, जिससे देश के उत्तर पश्चिम भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। ठीक है गाइज, तो आप देखेंगे यानी कि टेम्परेचर हमारा कैसे बढ़ रहा है। दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है। मृदु का मतलब होता है अच्छी होती है, यानी कि दक्षिण भारत में जो ग्रीष्म ऋतु है बहुत अच्छी होती है, मृदु यानी कि सुहानी होती है। ठीक है गाइज, तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती है, यानी कि प्रखर का मतलब तेज। उत्तरी भारत में जो है जो ग्रीष्म ऋतु है बहुत प्रखर होती है, यानी कि धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और लूहें चलती हैं, जिनको हम स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर हमारा कम रहता है। ठीक है गाइज, नीचे रखती, अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, दक्षिणी बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ देखिए कुछ तापमान, यानी कि भारत दाब और सतही पवने जुलाई, यानी कि ये मैप दिया गया है आपका टेम्परेचर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपकी दे रखी हैं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ठीक है गाइज, मैप के अनुसार तो भारत दाब और सतही पवने जुलाई, यानी कि जुलाई में जो हवाएं चलती हैं विंड से चलती हैं, तो उनका डाटा आपको दिया गया है, तो आप मैप में देख सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप जो है ज्योग्राफी की एटलस ज़रूर रखें। एटलस यानी कि मैप के अकॉर्डिंग, आधा ज्योग्राफी मैप पर डिपेंड करता है। मैप्स के अकॉर्डिंग आप कहीं भी जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। पाकिस्तान, ये हमारा क्या है पड़ोसी देश है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश जो भारत में से उदय हुआ है। ठीक है, निम्न दाब, इधर को निम्न दाब पेटी है, निम्न दाब चीन तिब्बत ये भी हमारा जो है यानी कि पड़ोसी देश है। नेपाल, ये देखिए यहाँ जो है नेपाल पड़ोसी देश है। भूटान, ये भी हमारा पड़ोसी देश। बांग्लादेश, ये भी पड़ोसी देश है। ठीक है गाइज, ये कर्क रेखा देख रहे हैं आप, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है गाइज, तो कर्क रेखा यानी कि ये समदाब रेखाएं दे रखी हैं 1003 डिग्री से, देखिए ये आगे को चली गई हैं। ठीक है, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। अरब सागर 1600, तो ये आप टेम्परेचर रेखाएं देख रहे हैं कहाँ से कितना क्या गुजरता है। ठीक है गाइज, समदाब रेखा मिलीबार, यानी कि ये जो आपको दे रखी है समदाब रेखा मिलीबार है, और जो एरो के चिन्ह दिए गए हैं, एरो मतलब तीर, तो ये क्या है पवने, यानी कि ये हवाएं चलती हैं। ठीक है गाइज,
तो ये हवाएं चलती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत में है, छोटे छोटे द्वीप समूह है ये अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? ये आपका ये भी अरब सागर में है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। हिंद महासागर, भारत जो है क्वेश्चन आता है आपका ऑल कंपटीशन ऑल एग्जाम में, IAS PCS UPSC रेलवे लोअर सबॉर्डिनेट समूह है और आपका स्टेनो एग्जाम, यानी कि भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो गाइज राइट आंसर होगा भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हमारा पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका। और श्रीलंका भी एक जो है द्वीप समूह देश है, द्वीप देश है। द्वीप की डेफिनेशन मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो गाइज द्वीप की डेफिनेशन है वह स्थान जो चारों ओर जल से घिरा होता है उसको हम द्वीप कहते हैं। ठीक है गाइज, उच्च दाब यानी कि हाई टेम्परेचर रहता है। भारत दाब एवं धरातलीय पवने, भारत एवं धरातलीय पवने जुलाई। तो ये हमने देखा चित्र में। आगे चलते हैं गाइज, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यानी कि देखिए ऊंचाई पे हायर स्टेशन पे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है 25 डिग्री तक कम रहता है, यानी कि कम होता चला जाता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है। यहाँ 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। वायु दाब और पवने, तो देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायु दाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसककर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। ठीक है गाइज, 25 डिग्री यानी कि 25 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबायन मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। ठीक है गाइज, यानी कि विस्तृत है, फैली है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, यानी कि अट्रैक्शन करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट, बांग्लादेश के साथ दक्षिणी पश्चिमी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है, यानी कि ये आपको बात पहले बता दी चुकी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं, यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की धाराएं हैं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवने, जो पछुआ पवने कहते हैं, मध्य जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। यानी कि पछुआ पवनों के द्वारा जो मौसम बनता है उसको हम कहते हैं यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और मानसून जो है भारत में 1 जून को प्रवेश करता है। क्वेश्चन आता है गाइज, भारतीय मानसून 1 जून को कहाँ प्रवेश करता है सबसे पहले? तो राइट आंसर होगा उसका, यानी कि भारतीय मानसून जो है कोरोमंडल तट से केरल में प्रवेश करता है। 1 जून को जो मानसून की दिशा निर्देश मिल जाता है वो सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है और कोरोमंडल पर तट पर सबसे ज़्यादा बारिश करते हुए आगे को बढ़ जाता है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिम में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात है। यानी कि मैंने आपको बताया भी है, स्थानीय भाषा में लू कह देते हैं। जब हम मई जून में आते हैं तो लू चलती हैं। लू में बाहर निकलना बहुत ही खतरनाक होता है। शुष्क हवाएं चलती हैं गाइज, शुष्क और तप्त हवाएं चलती हैं, यानी कि इनको बिल्कुल ही ड्राई होती हैं, जो कई बार आंधी रात तक चलती रहती हैं, यानी कि लगभग 12 बजे तक नींद भी नहीं आती है। उस समय नींद पूरी नहीं होती है गाइज। तो इस समय हमारा स्वास्थ्य बनाने का भी टाइम है, यानी कि अच्छा खाइए, अच्छा रहिए। ठीक है गाइज, इस समय हरी सब्जियां बहुत हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। ठीक है, तो उनको यूज कर सकते हैं, यानी कि हेल्थ इज़ वेल्थ। एडम स्मिथ की एक डेफिनेशन है, हेल्थ इज़ वेल्थ इकोनॉमिक्स में। तो गाइज हेल्थ ही, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, यानी कि हमारी संपत्ति भी सही है। जब हम ही सही नहीं रहेंगे तो हमारी संपत्ति भी बेकार हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो हेल्थ इज़
वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और यही समय स्वास्थ्य बनाने का। और एसी ही गीजर, हीटर, इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल कीजिए और प्रकृति के साथ आप आनंद उठाइए। ठीक है गाइज, प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहिए तो आपकी बॉडी की जो है क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी और अच्छी रहेगी, कभी वीकनेस नहीं होगी। तो गाइज आगे चलते हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश, यानी कि जो तूफान आते हैं गाइज, ये राहत कैसे दिला देते हैं, अपने साथ हल्की बारिश, सुखद शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती हैं। शुष्क एवं आर्द्र वायु संहिताएं के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा, यहाँ तक कि ओले भी पड़ते हैं। तो आप कहते हैं, आपके मुंह से निकलता है कि आज तो बहुत राहत मिली, गर्मी कम हो गई, ओले से थोड़ा सा ठंडक बढ़ जाती है। ठीक है गाइज, और जो है हमें हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को तरोताज़ा हवा मिल जाती है, जिससे हम जो है बहुत सुकून महसूस करते हैं। तो आगे चलते हैं गाइज। तो देखिए गाइज, थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, उसमें कौन कौन से तूफान आते हैं प्रसिद्ध, जो इनको स्थानीय नाम से जानते हैं। तो देखिए, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा होती है एक आम जैसी वर्षा, उसको हम आम की फसल के लिए नुकसानदायक होती है और कुछ लाभदायक होती है, तो उसको हमने आम्र वर्षा का नाम दे दिया गया है। यानी कि उस समय हमारे आम के पेड़ों पे जो फलों का राजा, क्वेश्चन आता है गाइज, फलों का राजा कौन होता है, तो फलों का राजा हमारा आम होता है। और आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्षाएं जो हैं आम की फसल को बहुत लाभदायक होती हैं, यानी कि लाभ पहुंचाती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के ख़त्म होते होते पूर्व मानसून बौछार पड़ती है, यानी कि जब ग्रीष्म ऋतु ख़त्म हो जाती है तो जो पूर्वी मानसून है उससे बौछार पड़ती है, जो केरल, तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। यानी कि जो केरल तट, मैंने आपको बताया था, भारत में जो मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है वो कहाँ करता है गाइज, केरल में। यानी कि तटीय, तट मीन्स होता है किनारा, तो जो समुद्र का किनारा है, तट, यानी कि वो तटीय प्रदेशों में बौछार। बौछार जैसे हम सावर में फुहारे में नहाते हैं, झरना ऊपर से बहता है, तो वैसे ही बौछार जैसी बारिश होती है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है और वहाँ स्थानीय नाम है उसका आम्र वर्षा। ठीक है गाइज, और मैंने आपको बता दिया आम्र वर्षा का मतलब है आम की फसल के लिए लाभदायक, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। तो देखिए गाइज, आगे टॉपिक भी आ गया, आम को पकने में जल्दी सहायता करती है और उनको अच्छा तरोताज़ा और हष्ट-पुष्ट बना देती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का ही गाइज, फूलों वाली बौछार। तो फूलों वाली बौछार का मतलब है इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, तो इसको फूलों वाली बारिश का भी नाम दे दिया जाता है। यानी कि पूर्वी मानसून जब आता है तो उसको फूलों वाली बारिश किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो कहवा, और कहवा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे है। और गाइज, इसको ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है। यानी कि कहवा, जिससे हम कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी कहवे से ही बनती है, तो केरल के तटवर्तीय प्रदेशों में कॉफ़ी उत्पादन होता है। ठीक है गाइज, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है गाइज, उसको ध्यान से सुने और अपने नोट्स बनाते रहें, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं जो जीवन भर हमेशा काम आएंगे। ठीक है गाइज, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पे जो है यानी कि ओके कर दीजिए, फिर बेल आइकन ऑल कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, और आपको एक भी नोटिफिकेशन नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो थर्ड टॉपिक देखते हैं गाइज, काल बैसाखी। अब इसका नाम काल बैसाखी भी रखा गया है। तो काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाखी के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा पर्यंत पवने। ठीक है गाइज, तो देखिए इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जाता है। तो इसको हम काल बैसाखी नाम भी दिया गया है, जिसका अर्थ है बैसाखी के महीने में, यानी कि बैसाखी, चैत बैसाख नहीं कहते हम,
तो गेहूँ पकने की होती है। तो देखिए बैसाखी का एक लोहड़ी त्यौहार भी आता है, आने वाली तबाही, चाय, पटसन, यानी कि यहाँ काल बैसाखी क्यों कहते हैं, तो चाय के पौधे होते हैं, पटसन होती है, कहवा होता है, पवनें अच्छी हैं, यानी कि इन फसलों के लिए ये पवनें कैसी होती हैं, लाभदायक होती हैं। ठीक है गाइज। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। अब असम में इन तूफानों को जो है बारदोली छीड़ा कहा जाता है। तो देखिए बारदोली छीड़ा कहा जाता है। आगे देखते हैं लू। तो उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक, यानी कि उत्तरी भारत में जो है देखिए गाइज, यानी कि पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं गर्म पीड़ादायक का मतलब हमारी जो है पीड़ा पहुंचाती हैं, गर्म हवाएं, लूएं लगती हैं और बीमार भी बहुत पड़ते हैं। गर्मियों के दिनों में बहुत बीमारियां पड़ती हैं गाइज। ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और हमको बच के चलना है। स्कार्फ लगा के या अपने मुंह पे जो है, चेहरे पे जो है सफ़ेद कलर का गमछा अंगोछा ले लीजिए या रुमाल ले लीजिए, उसको बांध के बाहर निकलिए पैक होकर, तो हमें कोई भी गर्मी का या कोई भी लू का एहसास नहीं होता है। ठीक है गाइज। और गर्मी के महीनों में या लू के दिनों में हमें जो है सत्तू पीने चाहिए, यानी कि जौ का सत्तू, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और लू नहीं लगने देता है। ठीक है गाइज। तो दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। आगे देखते हैं। तो अभी आपने देखा स्थानीय हवाओं के नाम। अब नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु गाइज देखते हैं वर्षा ऋतु। अब नेक्स्ट को आपका देख वर्षा ऋतु। मई के महीने में उत्तरी पश्चिमी मैदान में तापमान के तेज़ी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि ये वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं, यानी कि व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है गाइज। जहाँ से ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं, भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण, यानी कि भूमध्य रेखीय जो प्रदेश हैं तो वहाँ से जो गर्म धाराएं हैं गाइज, देखिए दो प्रकार की धाराएं होती हैं हमारी, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। ठीक है, जल की धाराएं होती हैं गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धाराएं। ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं, यानी कि क्या लाती हैं, नमी लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है, यानी कि इनकी दिशाएं चेंज हो जाती हैं। इसी कारण इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है गाइस, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब आगे देखते हैं हम मैप। तो मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं भारत मौसमी वर्षा जून सितंबर, यानी कि जो हमारा वर्षा का काल है भारत में, तो जून से लेकर सितंबर तक का महीने जो होते हैं हमारे वर्षा पीरियड कहलाता है, यानी कि बारिश का समय। ठीक है गाइज। तो भाई ये हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश है जो भारत से ही बना है। ठीक है, यानी कि भारत में से ही निकला है। ठीक है, भारत का छोटा भाई है, बड़ा भारत है इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान, कई सारे नाम हैं। चीन, तिब्बत ये भी पड़ोसी देश है। नेपाल हो गया हमारा, भूटान हो गया, ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। तो देखिए 400 से अधिक, आप जो इंडेक्स देख रहे हैं गाइज, इंडेक्स यानी कि वर्षा सेंटीमीटर में, तो वर्षा सेंटीमीटर में देख रहे हैं आप, एक इंडेक्स बनानी पड़ती है। तो जो डार्क वाला दिखाई दिया है 400 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है, उससे नीचे 200 से 400 के बीच में, यानी कि लगभग 200 से ज़्यादा और 400 से कम। नेक्स्ट नीचे है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, तो इसका अर्थ हुआ यानी कि 100 से ज़्यादा होगी बारिश और 200 से कम होगी। नेक्स्ट आगे है 60, यानी कि 60 इंडेक्स में 60 है अगला। ठीक है गाइज, तो 60 का मतलब है यानी कि 60 से अधिक होगी और 100 सेंटीमीटर से कम होगी। नेक्स्ट आगे देखिए गाइज, तो 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी और 60 से कम होगी। नेक्स्ट आगे 20 सेंटीमीटर से अधिक और 40 से कम। वैसे ही वर्षा का स्केल बढ़ता चला जाता है और घटता चला जाता है। और 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश, तो देखिए गाइस कहाँ होती है, आप पूरे मैप को देख लीजिएगा अच्छे से। शुरू से आपको मैप दिखाते हैं, इंडेक्स आपने देख ली है, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब जहाँ डार्क ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ टिकली टिकली सफ़ेद सी बिंदी दिखाई दे रही है, तो वहाँ बिल्कुल ही न्यून बारिश होती है। अब मैप देखते हैं गाइस शुरू से।
तो देखिए आप मैप से अध्ययन लगा रहे होंगे कि बारिश कहाँ कम होती है। तो ऊपर जम्मू कश्मीर साइड में भी बारिश कम होती है, यहाँ स्नोफॉल ज़्यादा होता है, यानी कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है गाइज। तो देखिए फिर राजस्थान आ जाता है, जिसको हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, तो यहाँ भी बारिश बहुत कम होती है। ठीक है गाइज। उत्तरी भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश, फिर आगे चलते हैं, देखिए गाइज मेघालय। ठीक है, मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन आता है हमारा जीके जीएस आईएएस पीसीएस रेलवे यूपीएससी ऑल कंपटीशन एग्जाम, ऑल बोर्ड एग्जाम, ऑल ग्रेजुएशन एग्जाम, ऑल पीजी एग्जाम, लेक्चरर, ज्योग्राफी प्रवक्ता एग्जाम, कोई भी कंपटीशन हो सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज। यानी कि संसार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो संसार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी। अब वर्तमान में जो है चेरापूंजी से हट के उसका नाम हो गया मोसिन राम। ठीक है गाइज। तो क्या है मोसिन राम। तो अब ये इन जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, तो वो गारो खासी जयंतिया, यानी कि गारो खासी जयंतिया जो हैं वो मौसम जब हमारा यानी कि जब हमारी जो पवनें जाती हैं, यानी कि वर्षा ऋतु की जो पवनें होती हैं उनको टकराने, जो उन पहाड़ियों से टकराकर वो वहाँ बरसने को मजबूर हो जाती हैं, यानी कि मानसून पहुँचते पहुँचते वहाँ कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। गारो खासी जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ हैं, इनसे मानसून की जो हवाएं हैं वो टकराकर वहाँ बरसने को विवश हो जाती हैं। तो संसार की सबसे ज़्यादा बारिश अगर ऑप्शन में आता है आपका चेरापूंजी, तो चेरापूंजी आंसर लगाएंगे। अगर ऑप्शन में होता है चेरापूंजी नहीं होता है तो मोसिन राम लगाएंगे। ठीक है गाइज। और वर्तमान में है मोसिन राम। बाकी आप देख रहे हैं मैप में, मैप का अध्ययन करिएगा। एटलस आप ज़रूर रखिए अपने साथ ज्योग्राफी पढ़ते हुए, तो एटलस से हमें आधा ज्ञान हो जाता है। ठीक है, कहाँ कितनी बारिश हो रही है, इंडेक्स आपके सामने है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, म्यांमार है, इधर अरब सागर आ जाता है, हिंद महासागर, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, और ये साइड में देख रहे हैं आप गाइज, ये है हमारे लक्षद्वीप समूह, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है, यानी कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उसमें वर्षा का अचानक आरंभ का मतलब प्रारंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है, यानी कि टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो जाता है, जिससे हमें राहत मिलती है गर्मी से। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ, प्रचंड गर्जन यानी कि बहुत सारी गर्जन होती है, बिजली चमकती है, जैसे कि ऐसे लगता है कि आकाश से बिजली नीचे धरती पर आ चुकी है। ठीक है, कड़क कड़क की आवाज़ होती है बहुत सारी। और हमें प्रचंड जब बारिश पड़ती है गर्जन के साथ, जब आकाशीय बिजली कड़कती है, तो गाइज हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकलते समय और पशुओं को भी बाहर नहीं रखना चाहिए। कितनी सारी घटनाएं हो जाती हैं, आकाशीय बिजली गिरने से आदमी की डेथ तुरंत हो जाती है। कई हज़ार वोल्टेज में होती है, जो हमारी स्थानीय लाइट बिजली होती है उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। गाइज पलक झपकते ही इंसान को मार जाती है। तो इसलिए हमें बिजली, जब प्रचंड हवाएं चलती हैं और गर्जन होती है, तो हमें बाहर कभी नहीं घूमना चाहिए। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का प्रस्फुट कहलाता है, यानी कि प्रस्फुट कहलाता है। ठीक है गाइज। अचानक यानी कि मानसून आर्द्रता भरी, आर्द्रता क्या मीन्स होता है नमी, यानी कि आर्द्रता का अर्थ हुआ नमी। जो नमी भरी पवनें हैं उनका अचानक चलना मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। क्वेश्चन आता है गाइज, प्रस्फोट क्या है। अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रस्फोट कहलाता है। ठीक है गाइज। 1 नंबर में आता है तो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसमें आएगा आर्द्रता भरी पवनें, ये नमी भरी पवनें, आर्द्रता भरी पवनें, या आएगा हल्की पवनें, या आपका आएगा गर्म पवनें। ऐसे ऑप्शन बनेंगे आपके, तो आपको ध्यान रखना है आर्द्रता भरी पवनें। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय भागों में मॉनसून का फट पड़ता है, यानी कि इस समय जो है मॉनसून गरज पड़ता है और बारिश अपनी स्टार्ट कर देता है। जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाती है। अब आगे देखते हैं गाइज।
ज्यों ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती हैं यानी कि धरती पर पहुंचती हैं, उच्च अवज और उत्तरी पश्चिमी भारत पर स्थापित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिणी पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देती हैं। भूखंड पर मानसून दो शाखाओं में पहुंचती हैं और भूखंड पर मानसून दो शाखाओं में पहुंचती है। नंबर एक शाखा है, फर्स्ट शाखा है अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, यानी कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। नेक्स्ट आगे देखते हैं अरब सागर मानसून की पवनें। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनें आगे तीन शाखाओं में बढ़ती हैं। तो फर्स्ट शाखा देखते हैं गाइज। तो फर्स्ट शाखा है, इनकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री के पवन विमुखी ढाल पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। जैसे ही पवनों की टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उनकी आर्द्रता भी खत्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है गाइज, वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब होता है कम वर्षा वाले क्षेत्र, यानी कि जहाँ कम वर्षा होती है उसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। कोझिकोड, अब देखिए वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं तो उनके एग्जाम्पल है कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बेंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा, उनमें अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि इनमें हमें अंतर ढूंढना है। ठीक है गाइज, और ये वृष्टि छाया प्रदेशों में भी आते हैं। नेक्स्ट चित्र, यानी कि चित्र में आपको देखना है 4.12 जो आपको मैप दिखाया था उसमें आपको सर्च करना है, खोजना है। ठीक है गाइज, वीडियो को कर्सर से आगे पीछे करके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा, मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती हैं। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के वो मैदान में प्रवेश करती हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी से मानसून वाली शाखाएं आती हैं उनमें ये मिल जाती हैं। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं थर्ड नंबर। इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय कच्छ से, यानी कि कच्छ की खाड़ी से टकराती हैं। ठीक है, वहाँ से यह अरावली जो पर्वत पड़ता है साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती हैं। लांघने का मतलब है कूद जाती हैं। बहुत ही कम वर्षा करती हैं और वहाँ से गुजर जाती हैं और वहाँ कम वर्षा करती हैं। पंजाब हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती हैं। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइज, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। अब देखिए बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी पवनें, तो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों की शाखा म्यांमार के तट दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश, यानी कि म्यांमार होते हुए बांग्लादेश होते हुए थोड़े से भाग से टकराती हैं, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। इस प्रकार मानसून पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर अपेक्षित दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करती हैं। यहाँ एक शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बढ़ जाती हैं। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान में साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान में, ठीक है गाइज, आगे देखते हैं, तक पहुंचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थापित गारो खासी, यानी कि गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ
पहाड़ियों से टकराकर बारिश हो जाती है, ठीक है, जो स्थित है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है विश्व की, यानी कि मौसिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है गाइज। उससे पहले मैंने आपको चर्चा भी की है, आप ध्यान भी रखेंगे, शॉर्ट नोट्स में अपने लिखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ, यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। अब जो तमिलनाडु का तट है वो वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है, इसके लिए 2 कारक उत्तरदायी हैं, यानी कि फैक्टर है हमारे। नंबर 1 फैक्टर है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों को समानांतर पड़ता है, यानी कि समानांतर का मतलब पवनें वहाँ से सीधे गुजर जाती हैं, कोई टकराव नहीं, कोई अवरोध नहीं, जिससे जो है पवनें रुक सकें, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 टॉपिक है, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। वृष्टि छाया का मतलब वहाँ पवनों की छाया नहीं पड़ पाती है। मानसून वर्षा की विशेषताएं, अब देखते हैं मानसून वर्षा की विशेषताएं। तो विशेषताओं का मतलब उनकी क्या विशेषताएं हैं, देखते हैं गाइज, ठीक है। वीडियो को आप कहीं भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप काम कर रहे हैं तो वीडियो चला के रख लेंगे, तो उससे कम से कम हमारे 10-15 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सुनने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, ठीक है गाइज। ऐसा नहीं है आपको स्पेशल समय निकालना है, जब नोट्स बनाएंगे तो आप कापी पेन लेके बैठेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे। आगे देखते हैं मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। तो फर्स्ट नंबर है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। नेक्स्ट नंबर 2 है, मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भूआकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवन विमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है, ठीक है गाइज। इसी प्रकार उत्तरी पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ की पहाड़ियाँ पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है, यानी कि जो हिमालय है तो वो इसीलिए जिम्मेदार है क्योंकि वहाँ की पहाड़ियाँ उसे अवरोध पैदा करती हैं, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है आपका, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ, यानी कि मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति का मतलब होता है, यानी कि उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में इतने सेंटीमीटर, दक्षिण दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है गाइज। आप देखते हैं, आगे देखते हैं नंबर 5, किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौर में आती हैं। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अपवादों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं, ठीक है गाइज, यानी कि बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अपवादों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानीय विवरण को निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है। जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है वो कैसी होती है, मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है, यानी कि पानी भी ज़्यादा बह जाता है। मिट्टी का अपर्दन का मीन्स होता है कटाव, और मिट्टी का कटाव भी होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मानसून वर्षा का स्थानीय वितरण भी असमान है, यानी कि स्थानीय जो वर्षा का वितरण है वो भी असमान है। 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है, यानी कि वर्षा का सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है।
ठीक है गाइज। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है, शीतकालीन फसलों को भी बोने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि वर्षा पहले से ही समय से समाप्त हो जाती है और बारिश। इसका कारण है गाइज ग्लोबल वार्मिंग। तो मैं बार बार आपसे कहता रहूँगा, ग्लोबल वार्मिंग कम करिए, एसी, फ्रीज, हीटर, गीजर और एसी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करिए। मैं प्रधानमंत्री जी और सभी से आह्वान करूंगा कि एसी बनाने वाली कंपनियों को ही बंद करवा दीजिए, ताकि हमारा क्लाइमेट बचा रहे। नहीं तो घर घर एसी लग जाएंगी। तो गाइस सोचिए, एसी के पास खड़े होकर आपने कभी देखा है, जो ट्रेनें एसी वाली चली हैं उनके जनरेटर के पास कभी खड़े होकर देखा है कितना सीएफसी निकल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वो एटमॉस्फेयर को नुकसान दे रहा है और टेम्परेचर में परिवर्तन ला रहा है। तो इसलिए सारी एसी ट्रेनें भी बंद करनी चाहिए, नॉर्मल ट्रेनें चलाओ, उसमें नॉर्मल अच्छी सुविधाएं दो, लेकिन एसी वर्जित कीजिए, एसी मत लगाइए। ठीक है गाइज। फ़ैन लगाएं या नेचुरल कूलर की व्यवस्था करें, पानी वाले कूलर लगाएं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी हवा उनकी अच्छी रहती है। एसी की हवा, गर्म हवा भी अच्छी नहीं है और ठंडी हवा भी अच्छी नहीं होती है, जिससे सीएफसी ज़्यादा निकलता है। ठीक है गाइज। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे। ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।